हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इडियम्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये सभी कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, जैसे आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए और आपका आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी, क्योंकि ये वोकेबलरी का पार्ट है। इडियम्स और फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, ये बेसिकली इडियम्स का पार्ट है और ये कॉमनली यूज़ होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो इसलिए सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट कॉमन इडियम्स के बारे में आपको बताऊंगा और इनके सभी के मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इडियम है क्या। व्हाट इज एन इडियम? देखिए, इडियम एक एक शब्दों का समूह है, एक वर्ड ग्रुप है, और उस वर्ड ग्रुप का जो मीनिंग है वो उसके एक्चुअल मीनिंग यानी लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ से पूरी तरीके से अलग होता है। यानी उस वर्ड ग्रुप को देख के आप पता नहीं लगा सकते कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किक द बकेट, ठीक है, किक द बकेट एक इडियम है और इसका मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना या मर जाना, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बकेट, किक द बकेट, बकेट में यानी बाल्टी में, बाल्टी को हिट करना, उसमें लात मारना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, जो सेंस इसका जो निकलता है, वो निकलता है किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना या मर जाना, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। फीलिंग ब्लू, जैसे ये फीलिंग ब्लू दिया हुआ है यहाँ पर, फीलिंग ब्लू का मतलब होता है अनवेल होना या थोड़ी सी तबीयत सही नहीं होना, उसको हम बोलते हैं फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू इज एन इडियम विच मीन्स फीलिंग अनवेल एंड इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अनहैप्पीनेस एंड डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन और अनहैप्पीनेस के साथ इसको जोड़ा जाता है फीलिंग ब्लू को, और फीलिंग ब्लू का मतलब होता है अनवेल होना, तबीयत खराब होना, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है आपका फीलिंग ग्रीन। फीलिंग ग्रीन होता है जेलसी के लिए, ईर्ष्या जब होती है किसी व्यक्ति को कुछ दूसरे व्यक्ति से, तो उसके लिए हम बोलते हैं फीलिंग ग्रीन। और एक पिंक भी होता है, पिंक हेल्थ के लिए यूज होता है वो, अच्छी हेल्थ के लिए पिंक यूज होता है। फीलिंग डाउन, ब्लू और सैड इज ए नॉर्मल एक्सप्रेशन इन लाइफ। तो यहाँ पर मैंने ये सारा दिया हुआ है और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसका एक्चुअल मीनिंग उसके लिटरल मीनिंग से कुछ अलग निकलता है। और यहाँ पर ये मैंने डेफिनेशन भी दी हुई है, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इडियम का मतलब है कि शब्दों का एक समूह होता है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसके लिटरल मीनिंग यानी उसके शाब्दिक अर्थ से पूरी तरीके से अलग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आएंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 20 या 25 या कभी कभी 30 भी आपसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि 200 मार्क्स का होगा वो, और 200 मार्क्स में आराम से आपके 20 या 25 क्वेश्चन इडियम के होंगे उसमें। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट इडियम्स लिए हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, टू बी अप इन द एयर। टू बी अप इन द एयर का मतलब है, देखिए ये है इसका मीनिंग, ठीक है, और ये है इसका एक्सप्लेनेशन, मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, और ये है एग्जाम्पल सेंटेंस। तो इन तीनों चीज़ों की मदद से इसको आप इतने अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। अब देखिए, टू बी अप इन द एयर, देखिए कोई भी चीज़ यदि एयर में है, ऊपर ऊपर है, तो उसको हम मानेंगे कि वो लटकी हुई है। टू बी अप इन द एयर का मतलब है कि वो लटकी हुई है, यानी सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो इसका मतलब भी यही निकलता है कि कोई चीज़ या कोई डिसीजन के ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, ठीक है। किसी भी चीज़ का, भी किसी चीज़ का आंसर अभी नहीं आया है, किसी चीज़ को, किसी कोई ये प्रॉब्लम है उसको अभी अभी सॉल्व नहीं किया गया है, मतलब वो चीज़ सस्पेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। तो टू बी अप इन द एयर का मतलब है नॉट येट रिजॉल्व्ड। देखिए, यहां पर ये मीनिंग इसलिए दिया है मैंने, यहां पर ये मीनिंग इसलिए दिया है क्योंकि आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा और ये वाला ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है। और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, दिस इज एन इंग्लिश इडियम मीनिंग दैट समथिंग हैज नॉट बीन
रिजॉल्व्ड मतलब कोई चीज अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। फिनिश्ड और आंसर्ड येट मतलब किसी भी चीज का अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है, फाइनल शेड्यूल नहीं आया है, और कोई चीज सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो टू बी अप इन द एयर ये इसका मतलब है। इट यूजुअली रिफर्स टू ए प्लान और अ डिसीजन दैट हैजंट बीन डिसाइडेड और बीइंग अनसर्टेन मतलब कोई चीज के ऊपर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, वो अनडिसाइडेड है और अनसर्टेन है। ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, आई थिंक आई कैन डू इट क्विकली बट द एग्जैक्ट स्केड्यूल इज स्टिल अप इन द एयर मतलब जो एग्जैक्ट स्केड्यूल है, जो एग्जैक्ट उसका जो टाइमलाइन है, एग्जैक्ट जो उसका शेड्यूल है, वो अभी भी सस्पेंडेड है, अभी भी फाइनल फॉर्म में नहीं आया है, उस पर काम चल रहा है। तो ये इसका मतलब है। तो टू बी अप इन द एयर का मतलब है सस्पेंडेड फॉर्म में होना, और इसका सही ऑप्शन होगा नॉट येट रिजॉल्व्ड या नॉट येट फिनिश्ड या नॉट येट आंसर्ड। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कुछ और इडियम देखते हैं। ये है आपका सेकंड इडियम, हिट द बुक्स। देखिए, जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं तो हम बहुत सीरियसली स्टडी करने लगते हैं, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, और काफ़ी सारी बुक्स रहती हैं हमारे पास, और उन बुक्स को हम बार बार उनसे नोट्स बनाते हैं, उनसे रिवाइज करते हैं। तो एक बुक के बाद दूसरी बुक को हम पकड़ते हैं, यानी उसको आप मान सकते हैं कि हिट करते हैं। तो हिट द बुक्स का मतलब है कि रिगरस स्टडी विथ पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ और सिंसियरिटी के साथ स्टडी करना। नॉर्मली हम जैसे एग्जाम से पहले करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिट द बुक्स। तो इसको याद करना तो आसान है क्योंकि इसमें बुक्स वर्ड दिया हुआ है, और इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा रिगरस स्टडी या केयरफुल स्टडी या थॉरो स्टडी। देखिए, दिस इडियम सिंपली मीन्स टू स्टडी स्पेशली विथ पर्टिकुलर इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी के साथ हम तभी पढ़ते हैं जब हमारे एग्जाम आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, दे गो टू द बीच व्हेन दे शुड बी हिटिंग द बुक्स एंड देन दे वंडर व्हाई दे गेट बैड मार्क्स। मतलब जिस समय उनको पढ़ना चाहिए उस समय वो बीच पर जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और बाद में जब उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो हिट द बुक्स का मतलब है रिगरस स्टडी, सिंसियरिटी के साथ स्टडी करना और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ स्टडी करना, हिट द बुक्स। तो इसमें यदि सेंटेंस आपका पास्ट में है या सेंटेंस आपका परफेक्ट में है, तो इसमें जो इडियम के अंदर जो बेसिक वर्ब है, जैसे इसमें हिट एक वर्ब है, तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका सेंटेंस करेक्शन में यूजफुल हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यूजफुल हो सकता है। यदि आप पास्ट में इसको बोलेंगे तो हिटेड द बुक्स इस तरह से बोलेंगे, और दे हैव हिट द बुक्स, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग जो मेन बेसिक वर्ब है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हिट द बुक्स का मतलब है स्टडी को रेफर करता है, ये स्टडी सिंसियरिटी के साथ करना उसको बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू हिट द सैक। SAC सैक हम बोलते हैं नॉर्मली जो बोरी होती है या जिसको हम बोरा बोलते हैं, जिसमें गेहूं या अनाज वगैरह भरा होता है, उसको हम बोलते हैं सैक। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे जो मजदूर वगैरह काम करते हैं खेतों में, और कहीं से जब कभी कोई माल आता है ट्रक्स में भर के, तो जो मजदूर होते हैं वो उन बोरों के ऊपर लेट जाते हैं। जब उनको नींद आती है तो वो उन बोरों के ऊपर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो हिट द सैक का मतलब है कि सोने के लिए जाना। ठीक है, गो टू बेड, हिट द सैक का मतलब है गो टू बेड। और इसको आप हिट द हे भी बोल सकते हैं, हिट द हे भी एक ढेर होता है, एक ढेर होता है, उसके ऊपर कुछ लोग सोते हैं, मजदूर वगैरह सो जाते हैं जब खेतों में काम करते हैं, तो उसको भी हम हिट द हे बोलते हैं। तो टू हिट द सैक और हिट द हे, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, मतलब सोने के लिए जाना, गो टू बेड या गो टू स्लीप। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, अ सोल्जर गेट्स टायर्ड फीट एंड इज ईगर टू हिट द सैक। ठीक है, ये इसका मतलब सोल्जर बहुत थक गया है और अब वो सोना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू हिट द हे, मतलब अब टाइम आ गया है, हमारा सोने का टाइम अब हो गया है, ये इसका मतलब है। तो इस तरह से अभी तक हम 3 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं,
और मैं स्टोरी के थ्रू और किसी इंसिडेंट के थ्रू इसको लिंक करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने सैक का बताया है आपको, सैक बोरा या बोरी को हम बोलते हैं, और उस पर जो लेबर होते हैं वो सो जाते हैं अक्सर, इसलिए इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ट्विस्ट समवन आर्म्स, देखिए ट्विस्ट समवन आर्म का मतलब है किसी को परसुएड करना, किसी को कन्विंस कर लेना कोई काम करवाने के लिए, परसुएड समवन, ठीक है। जैसे इसको आप याद कैसे रखेंगे इसको आप याद रख सकते हैं जैसे जो रेसलिंग का जो गेम होता है, ठीक है, जैसे अभी रियो ओलंपिक में जो रेसलिंग के गेम्स हुए थे, उसमें यदि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की आर्म को मोड़ देता है, ट्विस्ट समवन आर्म्स, उसकी आर्म को अगर मोड़ देता है तो वो उसको कंट्रोल में कर लेता है और उससे कुछ भी वो करवा सकता है। तो ये भी इसका एक सेंस निकल रहा है यहां पर। तो ट्विस्ट समवन आर्म्स का मतलब है कि कन्विंस करना, किसी को परसुएड करना। द इडियम ट्विस्ट समवन्स आर्म जनरली मीन्स टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, to do something. If someone twisted your arms, it means that someone has done a great job of convincing you to do something. You might not have wanted to do it. मतलब आप उस काम को करना नहीं चाहते थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपको कन्विंस कर दिया, आपको परसुएट कर दिया, उसको करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ट्विस्ट समवन्स आर्म, देखिए ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। They had to twist his arm, but they got him to join the project in the company. कंपनी में एक प्रोजेक्ट था और उसको वो ज्वाइन करवाना चाहते थे किसी व्यक्ति को, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन बाद में कन्विंस करके उसको ज्वाइन करवा दिया। You have twisted my arm, मतलब आपने मुझे पूरी तरीके से कन्विंस कर दिया है। ओके स्मिथ, आई विल गो विद यू। तो ये इसका मतलब है, एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिए हैं मैंने। और ट्विस्ट समवन आर्म का मतलब है, जैसे मैंने रेसलिंग का एग्जाम्पल दिया है कि रेसलिंग के एग्जाम्पल में किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं, तो उस तरीके से आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। चलिए कुछ और इडियम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। टू स्टैब समवन इन द बैक, देखिए स्टैब का मतलब क्या है, STAB। स्टैब का मतलब है, स्टैब चाकू के लिए यूज होता है। चाकू जब हम किसी को मारते हैं तो उसके लिए, कोई व्यक्ति किसी को चाकू मारता है तो उसके लिए यूज होता है स्टैबिंग, STABBING, स्टैब, चाकू मारना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पीठ पीछे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसने मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी को धोखा दे देना, बिट्रे करना उसको, बिट्रे और चीट समवन, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बिट्रे और चीट समवन। ये जो चीज है ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, बिट्रे और चीट समवन। जैसे 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं उसमें से एक ऑप्शन आपका ये वाला होगा, यदि ये इडियम आपके एग्जाम में आता है। दिस इडियम स्टैब समवन इन द बैक सिंपली मीन्स टू बिट्रे समवन। इट इज यूज्ड एज ए वर्ब, स्टैब समवन इन द बैक। तो बिट्रे या चीट इसका मतलब होता है, और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। He was stabbed in the back by his intimate friends. उसके जो घरेलू, जो उसके जो घनिष्ठ मित्र थे, उन्हीं लोगों ने उनको धोखा दे दिया और उनके साथ चीटिंग की। टू स्टैब समवन इन द बैक, इसका मतलब होता है धोखा देना या बिट्रे करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये इडियम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, टू लूज टच। टू लूज टच का मतलब है आउट ऑफ टच होना। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल के बाद जब कॉलेज में आ जाते हैं तो आपके जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं रह पाता, उनको आप भूल जाते हैं, उनको आप फ़ोन नहीं कर पाते, किसी के नंबर मिसप्लेस हो जाते हैं, किसी को आप भूल जाते हैं। तो लूज टच का मतलब है कि आउट ऑफ टच हो जाना किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से। द इडियम टू लूज टच मीन्स टू स्टॉप टू बी फेमिलियर विद समवन और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल सम सर्टेन स्किल्स और टैलेंट और फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्कूल में थे या कभी कॉलेज में थे, आप डांस करते थे या सिंगिंग करते थे, और चूंकि अब आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत दिनों से नहीं की है तो आपने, यू हैव लॉस्ट टच, उसका टच आपने खो दिया है। और एक तो रेगुलर मीनिंग है इसका, एक मीनिंग इसका ये है कि किसी से आउट ऑफ टच हो जाना, उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रह पाना। This also refers to the lost in the ability to communicate or have contact with others। मतलब किसी के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी दिनों से, या तो
उस व्यक्ति का नंबर मिसप्लेस हो गया है या किसी भी और रीजन से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं टू लूज टच। और यदि इसका अपोजिट बोला जाए तो वो होगा टू कीप इन टच, मतलब टच में रहना, कांटेक्ट करते रहना, टू कीप इन टच जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, या टू स्टे इन टच। ठीक है, तो वो इसका अपोजिट हो सकता है। टू मेक इट सिंपल, इफ यू लूज योर टच you lose your ability or skills you once had when working with things, situations or dealing communication with people। ठीक है, किसी समय आपके पास वो स्किल थी, अब वो नहीं है, तो उसको भी हम बोलेंगे टू लूज टच या आउट ऑफ टच हो जाना। Suddenly one of my old friends found me again that I had lost touch with years ago। मतलब अचानक से मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड मिल गया जिसके साथ मैं टच में नहीं था, जिसके साथ मैं कांटेक्ट में नहीं था, बहुत सालों से वो अचानक से मुझे मिल गया। इट लुक्स लाइक यू हैव लॉस्ट योर टच विद द क्लासमेट्स इन योर स्कूल। मतलब ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में आपके जो क्लासमेट्स थे उनके साथ आप आउट ऑफ टच हैं, मतलब उसके कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये इसका मतलब होगा टू लूज टच। टू सिट टाइट, टू सिट टाइट का क्या मतलब है? टू सिट टाइट का मतलब है वेट पेशेंटली। ठीक है, धैर्य के साथ किसी काम के होने की प्रतीक्षा करना। द सेइंग टू सिट टाइट मीन्स टू वेट पेशेंटली और टू रिमेन क्वाइट और रिलेटिवली मोशनलेस। ठीक है, किसी चीज के होने की प्रतीक्षा करना, क्वाइट हो जाना, शांत हो जाना, मोशनलेस हो जाना, जब तक कि आगे से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए। इफ somebody tells you to sit tight, if somebody tells you to sit tight, they would like you to wait and take no action until they say otherwise। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि sit tight, तो इसका मतलब है कि आप धैर्य के साथ किसी काम के होने की प्रतीक्षा करो और बिना किसी एक्शन के। तो ये इसका मतलब है, ये एक्सप्लेनेशन है और ये आपका आंसर है जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स सो सिट टाइट वाइल आई गो फाइंड हिम। मतलब थोड़े देर में मैं आ रहा हूँ, वापस लौट के मैं उसको ढूंढ के आता हूँ कि वो कहाँ चला गया है, और तब तक आप यू हैव टू सिट टाइट। तो ये इसका मतलब है, बहुत यूज़ होता है ये। और ये सारे फ्रेजेस आपके लिए स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज़फुल रहेंगे। जो स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं और कम्युनिकेट अच्छे तरीके से इफेक्टिवली करना चाहते हैं, उसके लिए भी, उनके लिए भी ये इडियम्स बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो इडियम्स सभी जगह यूज़ होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और रिटन इंग्लिश में भी बहुत यूज़ होते हैं। रिटन इंग्लिश में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में ये अक्सर पूछे जाते हैं, आते हैं, इनका यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पिच इन। देखिए इसको आप, पिच इन का सिंपल सा मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। जैसे सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में काम कर रहे हैं आप, और किसी सर की मैरिज होने वाली है या किसी मैम की मैरिज होने वाली है, तो उन मैम को या सर को गिफ्ट देने के लिए सारे टीचर इकट्ठे हो जाते हैं और पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कोई गिफ्ट खरीदने के लिए। ठीक है, सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, 100 रुपये मिलाते हैं, 200 रुपये मिला के एक अच्छी सी गिफ्ट खरीदते हैं, और जिस व्यक्ति की शादी होने वाली है उनको हम देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिच इन। ठीक है, सभी लोगों का कंट्रीब्यूट करना, हेल्प करना और सभी लोगों का सहयोग देना। द सेइंग पिच इन इज एन इंग्लिश इडियम सिंपली मीनिंग टू हेल्प आउट, टू लेंड असिस्टेंस और टू कंट्रीब्यूट। इट इज यूज्ड एज ए वर्ब पिच इन। तो इसका मतलब है हेल्प आउट करना, असिस्टेंस देना, किसी की सहायता करना या कंट्रीब्यूट करना। और सबसे सही इसका जो आंसर होगा, आपको यदि ऑप्शंस में मिलता है तो उसका आप आंसर लगाएंगे कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, पिच इन को आप याद कैसे रखेंगे? इसका याद करने का तरीका है, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में एक खिलाड़ी पिच पर खेल रहा होता है। ठीक है, और पिच पर जब कोई फास्ट बॉलर उसको बॉलिंग करता है और उसको चोट लग जाती है कभी, ठीक है, वो इंजर्ड हो जाता है, तो सारे लोग जो दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं वो पिच के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसकी हेल्प करने के लिए, कि देखने के लिए कहाँ पर चोट लगी है। ठीक है,
और तो उसको हेल्प करने के लिए वो पिच के अंदर आ जाते हैं सारे लोग। तो उस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, सब लोग उसको हेल्प आउट करते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको, पिच इन का मतलब है कंट्रीब्यूट करना, सहयोग देना, योगदान देना। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, इफ वी ऑल पिच इन वी कैन रेज इनफ मनी फॉर द रिनोवेशन ऑफ द चर्च। यदि हम सारे लोग कंट्रीब्यूट करें तो हम चर्च के रिनोवेशन के लिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ये इस सेंटेंस का मतलब है, पिच इन। चलिए देखते हैं आगे वाले कुछ इडियम्स। टू बी ऑन द बॉल। टू बी ऑन द बॉल का मतलब होता है एक्टिव होना, अलर्ट होना और अटेंटिव होना। ठीक है, टू बी ऑन द बॉल, एक्टिव होना, अटेंटिव होना और अलर्ट होना। तो इसका आंसर आप लगाएंगे एग्जाम में, बी एक्टिव और बी अलर्ट और बी अटेंटिव। ठीक है, दिस इडियम to be on the ball is typically used to reference someone that is alert, active or attentive। तो ये इसका मतलब है, that is alert, active or attentive। A brief translation of this idiom would be on top of things। मतलब इसका ये मतलब भी निकल सकता है, ये idiom भी इसका हो सकता है, on top of things मतलब एक्टिव होना या अलर्ट होना। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, बॉल जो होती है ना, आपके प्लेग्राउंड में जो बॉल होती है, जिस समय मैच चल रहा होता है उस समय जो बॉल होती है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। ठीक है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती, वो घूमती रहती है इधर और इधर। कभी जैसे आपका बैट्समैन होता है उसको मार देता है, फिर इसको कोई दूसरा उसको कैच कर लेता है, फिर जो बॉलर होता है उसकी बॉलिंग करता है। तो मतलब बॉल जो होती है वो हमेशा प्लेग्राउंड में एक्टिव फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हैं, टू बी ऑन द बॉल। ठीक है, और इसका एक मतलब और है, एक दूसरा मतलब भी निकलता है, इसका मिलता जुलता मतलब है। इफ यू से समवन इज ऑन द बॉल यू मीन दैट ही और शी अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल। मतलब यदि आप बोलते हैं कि यू आर ऑन द बॉल, मतलब आपको अच्छे तरीके से सिचुएशन समझ में आ रही है, ये इसका मतलब है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। टू बी ऑन द बॉल का मतलब है एक्टिव होना, अलर्ट होना, अटेंटिव होना। एक मतलब ये है और एक मिलता जुलता मतलब इसका ये है। और अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। इफ आई हैड बीन मोर ऑन द बॉल आई वुड हैव नेवर कमिटेड दैट फॉली। यदि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट रहा होता तो मैंने ये गलती कभी भी नहीं की होती। ये सेंटेंस का मतलब है। टू बी ऑन द बॉल मतलब एक्टिव होना, अलर्ट होना और अटेंटिव होना। नेक्स्ट है रिंग अ बेल, घंटी बजना। देखिए, इसको रिंग ए बेल का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको, इसका सही मतलब क्या है रिंग ए बेल। जैसे सपोज आप कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहां पर, और ठीक है, और वो स्टूडेंट आपको 20 साल बाद मिलता है, तो आपके दिमाग में एक घंटी सी बजती है। आपको लगता है कि अरे इस व्यक्ति का फेस यार कहीं देखा हुआ है, इस व्यक्ति को कहीं पर मैंने देखा हुआ है, ये जरूर मेरे से कहीं ना कहीं मिला है। आपके दिल में, आपके दिमाग में एक घंटी सी बजती है। तो उसका मतलब होता है कि वेगली फेमिलियर, मतलब आप उसके साथ अच्छे तरीके से फेमिलियर नहीं है, यू आर वेगली फेमिलियर, अनसर्टेन है आप उसके बारे में, कहीं कौन व्यक्ति है, इसका फेस एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है। तो उसको हम बोलते हैं रिंग अ बेल। ठीक है, वेगली फेमिलियर, ये इसका आंसर होगा। दिस इडियम इज वेरी सिंपल, particularly the saying ring a bell means to seem at least vaguely familiar with someone. It is used as a verb, ring a bell। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, his face rings a bell, I wonder if I know him from somewhere। मतलब उसका फेस काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है और मुझे मैं ये पूछना चाहता हूँ और मैं ये आश्चर्य में हूँ कि इस व्यक्ति को कभी देखा है और ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है। तो रिंग ए बेल का ये मतलब है। तो इस तरह से मैंने इसमें 10 इडियम आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड इडियम्स हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए। तो एक बार मैं फिर से इनको रिवाइज करा देता हूँ आपको। रिंग ए बेल का मतलब होता है वेगली फेमिलियर। टू बी ऑन द बॉल मतलब एक्टिव होना।
पिच इन मतलब कंट्रीब्यूट करना, टू सिट टाइट मतलब वेट पेशेंटली, धैर्य से किसी चीज के होने की प्रतीक्षा करना, टू लूज टच आउट ऑफ टच हो जाना किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, टू स्टैब समवन इन द बैक किसी को धोखा देना, विट्रे करना, ट्विस्ट समवंस आर्म परसुएड करना किसी को कन्विंस करना, टू हिट द सैक सोने जाना, ठीक है, गो टू स्लीप, हिट द बुक्स अच्छे तरीके से सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करना, हिट द बुक्स, और टू बी अप इन द एयर सस्पेंडेड फॉर्म में किसी चीज का रहना। तो ये मैंने आपको 10 इडियम इसमें बताए हैं, और यदि आपको ये यूजफुल लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप फ्रेंड्स को बताएंगे तो उनका भी भला होगा और उनको भी सफलता मिलेगी आपके साथ। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको और क्या इसमें फर्दर आप मॉडिफिकेशंस और रेक्टिफिकेशंस चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं और वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और यदि फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर जरूर हमारे साथ जुड़िए, जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूजफुल वीडियोस, इनकी अपडेट आपको ईमेल इनबॉक्स में मिलती रहेगी। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये है मेरी कुछ लिंक्स, फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, फेसबुक पर है और बहुत पॉपुलर है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें जुड़ चुके हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन शेयर माय वीडियो, ये मेरे यूट्यूब का जो चैनल है उसकी लिंक है, और ये सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा इस वीडियो के, वहाँ पर मिल जाएंगी आपको ये, ठीक है। और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी प्लीज़ लाइक करिए ज़रूर, इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन के नाम से है। और ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इन लिंक्स के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।